दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कौन है नूह में रहने वाला मियो समाज? हिंदू या मुसलमान, या फिर हिंदू और मुसलमान के दोनों समुदाय के रीति रिवाजों से बना एक ऐसा समुदाय जो हमेशा गैर मियो समाज के साथ एक भाईचारे के साथ रहता इतिहास में आ रहा है। साथियों, ऐसे ही कुछ सवालों के साथ इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कि क्या है इतिहास में मियो समाज का योगदान, क्या है अंग्रेजों के साथ लड़ते स्वतंत्रता संग्राम में मियो समाज की शहादत, और क्या नूह और गुरुग्राम में हुई हिंसा के हैं अंतरराष्ट्रीय मायने। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इन कुछ सवालों के साथ। साथियों, एक महीना पहले हमने देखा किस तरीके से नूह के अंदर हिंसा हुई। शोभा यात्रा के दौरान वहां पर कई प्रकार की हिंसाई घटनाएं हमें देखने को मिली, और ये घटनाएं ना सिर्फ नूह तक सीमित रही बल्कि इनके कुछ दृश्य हमें गुरुगांव में भी देखने को मिलते रहे। उसके बाद प्रशासन वहां पर एक्टिव हुआ और उसके बाद लगातार वहां पर शांति को बहाल करने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, कर्फ्यू भी लगाया गया। इसी हफ्ते के सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने फिर से नूह के अंदर यात्रा निकालने की बात कही, जिसको लेकर प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। और अच्छी बात यह रही कि परमिशन ना मिलने के बाद कुछ लोगों ने वहां कोशिश तो की यात्रा निकालने की, लेकिन प्रशासन ने एक्टिव तरीके से वहां पर काम किया और किसी प्रकार की भी हिंसा हमें नूह में देखने को नहीं मिली। साथियों, अब जिन सवालों का हमें जिक्र किया उन पर हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सांप्रदायिकता बढ़ रही है और एक ऐसा प्रचार किया जाता है जिसको लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के नैरेटिव बना दिए जाते हैं, तो उन्हीं नैरेटिव का कुछ तथ्यों के आधार पर उन सवालों के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पहला सवाल था कि नूह के अंदर जो मियो समाज रह रहा है वह हिंदू है, मुसलमान है, या फिर हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के रीति रिवाज को अपनाए हुए एक ऐसा समुदाय है। साथियों, जिस तरीके से हिंदू धर्म के अंदर कुआं पूजन की प्रथा है, उसी तरह मियो समाज के अंदर भी ऐसी ही कुआं पूजन की प्रथा है और लगातार मियो समाज उसको अपनाए हुए है और करता आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि मियो समाज उस कुआं पूजन को हकीका के नाम से बुलाता है। और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर हमारे बुजुर्ग लगातार इतिहास में हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से पगड़ी बांधते हैं, जिसको हम खंडका भी बोल देते हैं, इसी प्रकार की प्रथा मियो समाज में भी है, जिसको पहेटा के नाम से जाना जाता है। साथियों, 2016 के अंदर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को हम जब देखते हैं तो उसमें यह भी देखने को मिलता है कि नूह के अंदर मियो समाज गो पालन का भी काम करता है। तो यानी कि जिस तरीके से एक हिंदू मुस्लिम की दीवार पिछले एक महीने में खड़ी की गई है, उसके परे भी हमें देखने और समझने की जरूरत है। साथियों, अब अगला जो मुख्य बात है वो ये है कि मियो समाज का इतिहास में क्या योगदान रहा है। साथियों, 16वीं शताब्दी के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसको हम बैटल ऑफ खनवा के नाम से जानते हैं। उस बैटल के अंदर, उस युद्ध के अंदर हसन खान मेवाती और राणा संगा ने मिलकर बाबर के साथ लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद जब हम अंग्रेजों के साथ 1857 के दौर में जब पूरे देश ने अंदर में जाति धर्म से ऊपर उठकर स्वतंत्रता संग्राम की अपनी पहली लड़ाई लड़ी, उसमें मियो समाज के 6000 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। साथियों, जिस तरीके से 1857 में एक भारतीय राष्ट्रवाद के नाम पर पूरा देश आंदोलित हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बाद 2 जनगणनाएं, 2 सेंसस अंग्रेजों द्वारा कराई जाती है। 1857 के अंदर देश की पहली जनगणना होती है जिसमें मियो समाज को हिंदू बता दिया जाता है, और 1901 में दूसरी जनगणना होती है, उसमें मियो समाज को मुसलमान बता दिया जाता है। साथियों, ये हिंदू मुसलमान की खाई की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, जिससे उन्हें ये समझ आ गया था जिस तरीके से 1857 में पूरा भारत जाति धर्म से उठ खड़ा हुआ था, उसके बाद उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपनाई थी उसी के तहत ये सभी काम किए गए थे। और अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन 1905 में किया था उसका भी यही प्रतीक था। साथियों, उसके बाद 1947 के दौर में जब भारत आजाद होता है, उस समय महात्मा गांधी नूह के गसेड़ा गांव में आते हैं और वहां पर मियो समाज से मिलते हैं। साथियों, कुछ विभाजनकारी शक्तियां जैसे कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे लोग जो देश का विभाजन करने की बात कर रहे थे, उस दौर में भी मियो समाज के लोगों ने गांधी जी की उपस्थिति में सीधे तौर पर इन विभाजनकारी बातों को नकार दिया था और उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत को चुना था और अपनी नूह की मिट्टी में रहने का ही निर्णय लिया था अपने गैर मियो भाइयों के साथ। तो साथियों, ये एक इतिहास के कुछ पन्ने हैं जिनको हमें गंभीरता से देखने और समझने की जरूरत है।
अब साथियों आखिरी सवाल ये आता है कि जो नूह के अंदर हिंसा शुरू हुई, जो बढ़ते बढ़ते गुड़गांव तक गई, उसके अंतर्राष्ट्रीय मायने हमारे देश के लिए क्या है। साथियों हम सब जानते हैं गुड़गांव हरियाणा में है और नूह से 47 किलोमीटर की दूरी पर है और गुड़गांव हरियाणा की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और साथ ही साथ गुड़गांव को कई नामों से जाना जाता है। उसे साइबर सिटी भी कहते हैं, मिलेनियम सिटी भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज हैं। भारत का आईटी सेक्टर की जो मजबूती से शुरुआत हुई वो गुड़गांव से हुई। मारुति जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और भी अन्य कंपनियां हैं। अगर इस प्रकार की घटनाएं एक ऐसे शहर में हो रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं अखबारों की ये हेडलाइन, अखबारों की ये जानकारियां और ये न्यूज जो पूरी दुनिया के सामने आ रही है, वे कहीं ना कहीं हमारी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धूमिल करने का काम कर रही हैं। और ये बात मैं मुख्यतः इसलिए कह रहा हूं कि देश के अंदर जब भी किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई आवाज उठाई जाती है तो उस आवाज को ये कहकर दबा दिया जाता है कि इनके कारण भारत की छवि खराब हो रही है। लेकिन सही मायने में जो हिंसा नूह और गुड़गांव में हमें देखने को मिली और उन कंपनियां फिर वहां से जब निकलने की बात करती हैं, लोगों का बिजनेस खराब होता है, उससे सही मायने में हमारी छवि खराब होती है। इसीलिए इन सांप्रदायिकता को हमें खत्म करने की जरूरत है और सद्भाव की बात करने की जरूरत है। साथियों जिस तरीके से इतिहास में विभाजनकारी लोग मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के नाम से जाने जाते थे, आज भी असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग यहाँ पर हैं जो मुस्लिम लीग का काम कर रहे हैं और वर्तमान में सत्ताधारी लोग हिंदू महासभा और आरएसएस की जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनकी भी विभाजनकारी ही सोच रही है। इसीलिए ये जो घटनाएं हो रही हैं इस दौर के अंदर, इनको हमें गंभीरता से देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि जो सत्ता में कुछ लोग हैं वो निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि जिन मूलभूत बातों पर, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उनसे लोगों को भ्रमित किया जाए, उनको भटकाए रखा जाए। युवाओं से रोजगार के विषय पर बात ना हो, गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई की बात ना करे, किसान और मजदूर अपनी बुनियादी विषयों पर चर्चा ना करे। इन सब से लोगों को डाइवर्ट करने की कहीं ना कहीं ये नीतियां अपनाई जाती हैं। इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरीके का दुष्प्रचार बिना तथ्यों को दिए किया जाता है, उस सब से बचें और किसी भी राजनीतिक दल की सत्ताएं क्यों ना हो, सरकारें क्यों ना हो, उनसे मुद्दों पर सवाल करना हम सब की जिम्मेदारी है। और हमें इस बात को गंभीरता से लेना होगा कि इंसानियत से बड़ी कोई पूजा नहीं होती और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और भारत की संस्कृति के अंदर सर्वधर्म समभाव की जो संस्कृति थी, जो हम उसको अपनाए हुए थे, वो पहले भी अपनाते रहे हैं, आज भी अपनाए हुए हैं और आगे भी अपनाए रहेंगे। साथियों आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।